हमने लास्ट टाइम आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स देखे थे। हमने देखा था कि हमने देखा था कि कोई भी मैट्रिक्स जब किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो वो उस वेक्टर को रोटेट और स्केल कर देता है। लेकिन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। लेकिन जब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ खास वेक्टर्स होते हैं कि जब मैट्रिक्स M उस वेक्टर V से मल्टीप्लाई होता है तो वो जो रिजल्ट आता है M इंटू वी, उसकी डायरेक्शन वही होती है जो V की डायरेक्शन होती है। बस उस यानी वो रिजल्ट V की डायरेक्शन में ही पॉइंट करता है, डायरेक्शन चेंज नहीं करता, लेकिन साइज मैग्नीट्यूड वो चेंज हो जाता है। यानी V को आप स्केल कर दें लैम्डा से, ऐसे ऐसे वेक्टर्स को आप आइगन वेक्टर्स कहते हैं। और जितनी उनकी स्केलिंग हुई होती है उस स्केलिंग फैक्टर को लैम्डा कहते हैं। सो आइगन वेक्टर इक्वेशन जो है वो ये m इंटू वी इक्वल्स लैम्डा टाइम्स वी है। हमने लास्ट टाइम देखा था कि डिपेंडिंग अपॉन लैम्डा आप वी की डायरेक्शन में पॉइंट करते रहेंगे या वी की ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर लेंगे, लेकिन ओरिएंटेशन यही रहती है और साइज चेंज होता रहता है अगर आप आइगन वेक्टर हैं m के। हमने ये भी देखा था कि आइगन वैल्यू कैसे कंप्यूट करनी है। ठीक है, वी स्टार्टेड विद द आइगन वेक्टर इक्वेशन जो ये कहती थी कि अगर आप आइगन वेक्टर हैं, if V is an eigenvector of M, then M into V can be written as lambda times V, यानी सिर्फ स्केलिंग होगी। और इस इक्वेशन को अब रीअरेंज करके लिख सकते हैं lambda into V माइनस M into V should be the zero vector। और इसको रीअरेंज नहीं, इसको आप लिख सकते हैं V को कॉमन ले लें राइट पे, एंड देन यू कैन राइट lambda मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डर n का आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस m मल्टीप्लाइड बाय v शुड बी इक्वल टू जीरो वेक्टर। ठीक है, और जिससे ये पता लगता है कि अगर आप ये लेफ्ट साइड लैम्डा आई माइनस एम को कोई मैट्रिक्स A कह दें तो ये सिचुएशन है A इंटू वी इक्वल्स जीरो वेक्टर। अगर आइगन वेक्टर जो है वो आइगन वेक्टर खुद जो है वो नॉन ज़ीरो होता है, हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि ऐसा नॉन ज़ीरो वेक्टर। तो आइगन वेक्टर खुद नॉन ज़ीरो होता है। इसका मतलब है कि A मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन ज़ीरो वेक्टर V अगर ज़ीरो वेक्टर दे रहा है तो इसका मतलब है कि V मस्ट हैव बीन अ नल वेक्टर ऑफ A। और अगर उसका कोई A का कोई नल वेक्टर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है कि A इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है, और जिसका मतलब है कि A का डिटर्मिनेंट ज़ीरो होना ज़रूरी है। यानी अगर आप आइगन वेक्टर हैं V तो फिर लैम्डा आई माइनस एम जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होना ज़रूरी है। ठीक है, और हमारे पास फिर ये कंडीशन आ जाती नीचे कि डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस एन मस्ट बी ज़ीरो अगर V इसका आइगन वेक्टर था और लैम्डा अगर इसकी आइगन वैल्यू थी। ठीक है, इस इक्वेशन को इक्वल टू ज़ीरो जब आप लिख देते हैं, इस इक्वेशन को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स M कहते हैं। और इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस एम, दिस विल बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है वो लैम्डा होगा। दिस विल बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन लैम्डा। और इस लेफ्ट हैंड साइड को कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहेंगे। हमने लास्ट टाइम ये एग्जांपल की थी। हमारा मैट्रिक्स M जो है वो -1, 3, 2 और 0 था। हमने
डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस m इस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 सेट किया था कि अगर आप आइगन वैल्यू हैं तो आप तो डिटर्मिनेंट ऑफ आइगन वैल्यू इनटू आई माइनस m दिस मस्ट बी 0। और फिर हमने जो डिटर्मिनेंट कंप्यूट किया था इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, एक इक्वेशन आ गई थी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, और वो पॉलिनोमियल होगा डिग्री 2 का, यानी जितना अगर 2/2 के मैट्रिक्स से आपने स्टार्ट किया था, जो भी n है मैट्रिक्स का जो साइज है n/n, वो उतना ही ऑर्डर का पॉलिनोमियल होगा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 6 इक्वल 0 इन दिस केस। यहाँ तक कोई आपके सवाल? एनी क्वेश्चंस? No, sir. Okay. Um, um, ओके, तो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है ये हमेशा n डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, और हमने लास्ट टाइम देखा था कि 2 डिग्रीज के केस में हमने देखा था कि अगर 2 डिग्रीज का पॉलिनोमियल है कोई, तो उसकी ये जो इक्वेशन है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी ax² प्लस bx प्लस c, कोई जनरल 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है इन x, इसकी जो रूट्स होती हैं, यानी x की वो वाली वैल्यूज़ जहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, या x की वो वाली वैल्यूज़ जहाँ पे ये पॉलिनोमियल x एक्सिस को कट करता है। तो अगर ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसकी रूट्स या तो 0 रूट्स होंगी, यानी किसी भी जगह पे कट नहीं किया, इट नेवर कट्स द x एक्सिस। इस तरह का अगर पॉलिनोमियल है वो x एक्सिस के ऊपर लाई करता है, या केस ऐसा हो सकता है कि वो बिल्कुल x एक्सिस को टेंजेंट पे टच करता है, इन विच केस एक रूट होगी, यानी और अगर वो बिल्कुल जनरल पॉलिनोमियल है तो वो x एक्सिस को 2 जगह पे कट करता होगा, तो 2 रूट्स होंगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री है उससे कम रूट्स तो हो सकती हैं कि x एक्सिस को टच ही नहीं करता, या रिपीटेड रूट्स हैं, और या फिर या एक जगह पे टच कर रहा है या फिर 2 जगह पे टच कर रहा है। अगर डिग्री 3 का पॉलिनोमियल होता, यहाँ पे एग्जांपल हमने बनाई थी, तो ये मैक्सिमम 3 दफ़ा कट कर सकता है। तो रूट्स जो हैं वो किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम उतनी होती हैं जितनी डिग्री थी पॉलिनोमियल की, और हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसके अंदर भी एक वो भी रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल ही निकाल रहे हैं, यानी आइगन वैल्यूज़ लैम्डा जो है आइगन वैल्यूज़ वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की रूट्स होती हैं। इसका मतलब है कि आइगन वैल्यूज़ भी मैक्सिमम n हो सकती हैं डिस्टिंक्ट, वरना n से कम हो सकती हैं। 0 आइगन वैल्यूज़ हो सकती हैं, 1 आइगन वैल्यू हो सकती है, 2 हो सकती है, ऑल द वे अप टू n। ठीक है, जो अगर n आइगन वैल्यूज़ हैं तो ये डिस्टिंक्ट होंगी, अगर कम आइगन वैल्यूज़ हैं तो फिर आप कहेंगे कि रिपीटेड हैं, डिस्टिंक्ट नहीं। ओके, और आइगन वैल्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है। सो ओके, आगे चलते हैं। यही एग्जांपल हमने लास्ट टाइम की थी, ये वही मैट्रिक्स है जो हमने लास्ट टाइम देखा था -1 3 2 0, और हमने ये देखा था कि इस मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती थी वो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 6 इक्वल 0। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम किया और अभी मैंने रिवाइज भी करवाया। जिसकी लेफ्ट हैंड साइड जो पॉलिनोमियल है लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 6, दैट्स द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इसकी रूट्स अगर निकालें तो वो निकलेंगी, निकाल लेते हैं, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 6 equals 0, which means lambda square plus 3 lambda
minus 2 lambda minus 6 equals 0. क्योंकि 3 lambda minus 2 lambda lambda ही होता है, so this is fine. And we can write this as lambda into lambda plus 3 minus 2 into lambda plus 3 equals 0, and we can write this as lambda minus 2 into lambda plus 3 equals 0. और यहाँ से पता लग गया कि the only two values जिस पे ये वाला पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा वो वैल्यूज होंगी lambda equals 2 and lambda equals minus 3. ये है रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, और यहाँ भी ये लिखा हुआ है lambda equals 2 पे और lambda equals minus 3. ये वो दो आइगन वैल्यूज हैं आपके मैट्रिक्स M की, ठीक है. यानी आइगन वैल्यूज ये होंगे स्केलिंग फैक्टर्स के, वो वेक्टर्स कितने स्केल होंगे. अब देख लेते हैं कि आइगन वेक्टर्स क्या होंगे. दो आइगन वेक्टर्स होंगे, वो कौन से होंगे. पर उससे पहले यहां तक कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? No, sir. ओके, पहले आइगन वेक्टर निकाल लेते हैं फॉर आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स -3, ठीक है. यानी अब मैं आइगन वेक्टर निकालने लगा हूं, आइगन वेक्टर निकालने लगा. वेल, अगर कोई भी वेक्टर आइगन वेक्टर है तो वो इसको तो सेटिस्फाई करता होगा, ठीक है. यानी ये फिर से वही हुआ है कि अगर आप आइगन वेक्टर हैं तो आप ये तो सेटिस्फाई करते होंगे. और इस चीज़ को तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लैम्डा आई माइनस एम टाइम्स वी इक्वल्स 0 वेक्टर. ये तो रीअरेंज करके लिखा है मैंने, यानी आइगन वेक्टर इक्वेशन ही लिखी हुई. अगर वी आइगन वेक्टर है तो फिर लैम्डा आई माइनस एम मल्टीप्लाइड बाई वी मस्ट बी द 0 वेक्टर. ओके, तो आप इसके अंदर वैल्यूज डाल देते हैं. जब आपने आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स -3 यूज किए तो यहाँ लैम्डा की जगह मैं -3 डाल देता हूँ. सो दैट्स व्हाट आई डिड. मेरे पास होगा -3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स which is 1 0 0 1 minus m which was -1 3 2 0. ये पूरी चीज multiplied by v. This must be 0 vector. Any confusion? No, sir. ओके, इस इक्वेशन में सब कुछ तो पता है, सिर्फ v अननोन है. लैम्डा की वैल्यू मैंने डाल दी -3, i सब कुछ पता है, m सारे नंबर्स पता है, सिर्फ v अननोन है, ठीक है. तो लेट्स लुक एट दिस लीनियर सिस्टम. the system that we have, ये बन जाएगा -3 और माइनस इंटू माइनस प्लस 1. अगली टर्म बन जाएगी 0 -3 -3. अगली टर्म बन जाएगी -3 इंटू 0 -2. अगली टर्म बन जाएगी -3 इंटू 1 विच इज़ -3 -0 multiplied by v equals 0. Which gives us -2 -3 -2 -3 into v equals 0 vector.
ठीक है, ये दोनों रोज तो सेम आ गई हैं। आर यू सरप्राइज्ड या नॉट सरप्राइज्ड कि दो रोज सेम आ गई हैं? यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि ये दो रोज सेम आ गई हैं, इसलिए क्योंकि हमारा तो प्रेमिस ही ये था, या हम चले इस बात से थे कि लैम्डा आई माइनस एम इंटू वी अगर जीरो आ जाता है, इसका मतलब वी तो नल वेक्टर है किसी मैट्रिक्स का, और अगर किसी मैट्रिक्स का नल वेक्टर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है कि वो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होगा, और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है, इसका मतलब है कि उस मैट्रिक्स में लीनियरली डिपेंडेंट रोज होंगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो लैम्डा आई माइनस एम वाला मैट्रिक्स है, इसकी रोज का लीनियरली डिपेंडेंट होना जरूरी था, ये होना था। ठीक है, तो दो रोज थी, वो दोनों सेम निकली या डिपेंडेंट निकली। तो अब सिस्टम कैसे सॉल्व करें? हाउ डू आई फाइंड वी? कैन एनीवन हेल्प? अज्यूम कर लेना ए बी या फिर v1 v2 अज्यूम कर लेना, ओके, कर लिया। फिर उसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना, इक्वेशन बन जाएगी। ओके, सो -2v1 -3v2 इक्वल 0, ये एक इक्वेशन बन गई। और दूसरी वो भी यही सेम होगी। तो दूसरी फिर नहीं लिखता, ठीक है, यानी असल में एक इक्वेशन ही है। और यहाँ से मेरे पास एक रिलेशनशिप आ जाती है कि मैं अगर एक को v1 को एक साइड पे रख लूँ और v2 को दूसरी साइड पे रख लूँ, तो आई गेट दिस सिचुएशन के चलिए v2 की टर्म्स में लिख लेते हैं। v2 इक्वल्स v1 अगर उधर चला गया, दोनों एक्चुअली इक्वल्स 2/3v1। ये एग्री करते हैं? ये सिचुएशन आ जाएगी। Yes, sir. इसका मतलब है, और वैसे भी जब आपके पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाए, या अगर रो एशेलॉन फॉर्म करेंगे तो जीरो वाली रो आ जाएगी, यानी फ्री वेरिएबल है। तो v1 को अगर मैं फ्री वेरिएबल रख लूँ, अगर v1 को कहूँ तो ये फ्री वेरिएबल है, वैसे किसी को भी फ्री कह सकता था, पर लेट्स से इसको फ्री वेरिएबल कह देता हूँ। तो v1 को मैं कुछ भी सेट कर लेता हूँ, लेट्स से v1 को 1 सेट कर देता हूँ। अगर v1 1 है तो v2 की वैल्यू आ जाएगी, दे शुड बी माइनस हेयर, क्योंकि दोनों माइनस थे, एक उधर चला गया तो वो प्लस हो गया, और फिर दूसरा कर लाए तो माइनस, दिस शुड बी माइनस हेयर। दिस इम्प्लाइज कि v की एक सोल्यूशन ये हो सकती है कि v1 को जब आप 1 रखेंगे तो v2 की वैल्यू -2/3 आ जाएगी। v1 को जब आपने 1 रखा तो v2 की वैल्यू -2/3। एक्चुअली कोई भी सोल्यूशन आ सकती थी। आप v1 को 2 रख लेते तो v2 की वैल्यू आ जाती -4/3। ठीक है, तो क्या ये कोई और वेक्टर होना था? इसका साइज फर्क होना था, पर इसकी डायरेक्शन वही रहनी थी। आप v1 की कोई भी वैल्यू रख लें, ये जो कॉरस्पॉन्डिंगली v2 आ जाएगा, और जो भी वेक्टर बनेगा उसकी डायरेक्शन वही होगी। ठीक है, ओके, हमें अब ये जी सर ये फ्री वेरिएबल को डिफाइन कर देंगे आपने किस तरह, ये वैल्यू 1 रखी है या फिर कोई भी अगर आप कह रहे हैं वैल्यू सेलेक्ट करें। ओके, इस इक्वेशन में ये एक इक्वेशन है और दो अननोन्स हैं, ऐसा ही है। यस सर, यानी अगर मैं v1 v2 में देखूं तो ये कोई लाइन बनती है, यानी इसकी इन्फिनिट पॉइंट्स होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे, उस लाइन के सारे पॉइंट्स। ऐसा है कि नहीं?
यस सर, बिकॉज ऐसा ही। जब आपके पास इक्वेशन कम है और अननोन ज़्यादा है तो इन्फिनिट सॉल्यूशंस होंगे। और वो इन्फिनिट सॉल्यूशंस इस चीज़ को सेटिस्फाई करती होंगी, इस लाइन को, विच इज़ द सेम एज सेइंग कि v2 इक्वल्स -2/3 टाइम्स v1। अब मैं कहता हूँ कि v1 को आप कुछ भी रख लें, और जब आप कुछ भी v1 को रखेंगे, अगर आप v2 की वैल्यू इस फॉर्मूले के मुताबिक सेट करते हैं तो ये जो v1 और v2 का पेयर आया होगा ये नेसेसरीली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। इसका मतलब है कि ये सोल्यूशन है इस इक्वेशन की। यस और तो सर अगर हम v1 2 रखते हैं तो v2 की वैल्यू -4/3 हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप v1 को 2 रखते हैं तो v2 जो है वो -4/3 हो जाएगा। आप v1 को -3 रखते हैं, कुछ भी करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंगली v2 सेट हो जाएगा। इनफैक्ट अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं, यानी ये असल में y इक्वल्स mx प्लस 0 वाली कोई लाइन है, यानी ओरिजिन से गुजरती है जिसमें, और इसका स्लोप -2/3 है। सो -2/3 वाले स्लोप वाली ये जो लाइन है, जो मैं ग्रीन में ग्रीन है, आई शुड हैव यूज्ड अनदर पेन। सो ये कोई नेगेटिव स्लोप वाली कोई लाइन है, ठीक है। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले आए आप, उस पॉइंट को वेक्टर के तौर पे देखें, तो वो v वेक्टर होगा। और इसलिए टर्मिनोलॉजी पे गौर करें आप, कि जो टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है यहाँ पे वो है कि ये जो आपने वेक्टर v निकाला है 1 और -2/3, this is a basis vector for the eigenspace corresponding to lambda equals -3. Let me explain. Lambda equals -3. -3 एक आइगन वैल्यू थी मैट्रिक्स M की। इस आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग इन्फिनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, जो आइगन वेक्टर कहला सकते हैं। और वो सारे आइगन वेक्टर्स वो हैं जो इस ब्लू लाइन पे लाई करते थे, यानी आप ओरिजिन से शुरू करें और 1 और -2, यानी अगर ये वाला मैं वेक्टर बनाऊं, ये रेड वाला वेक्टर, ये जो रेड वेक्टर है ये मैंने फिलहाल बनाया है 1 और -2/3। और इस ब्लू लाइन पे चलने के लिए इस रेड वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशंस काफ़ी हैं, या दिस रेड वेक्टर 1 -2/3 स्पैन्स द ब्लू लाइन, यानी दिस रेड वेक्टर इज द बेसिस फॉर द ब्लू लाइन, यानी दिस रेड वेक्टर is a basis for the eigenspace corresponding to lambda equals -3। ये ब्लू लाइन आइगन स्पेस है, इन्फिनिटली बड़ी लाइन है, इसके ऊपर तमाम पॉइंट्स जो हैं वो आइगन वेक्टर्स कहलाएंगे। यहां तक कोई सवाल? नो सर। अब अगली आइगन वैल्यू पे चले जाते हैं, लैम्डा इक्वल्स 2 वाली, यानी आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल्स 2। फिर से वही करते हैं, लैम्डा i माइनस m इंटू वी मस्ट बी इक्वल टू 0 जब मैं लैम्डा को 2 डालूंगा यहाँ पे, यानी अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है तो फिर यहाँ एंड पे 0 वेक्टर आना चाहिए v से मल्टीप्लाई होने के बाद। तो मैंने लैम्डा को 2 डाल दिया, 2 + 1 - 3 - 2 2 टाइम्स v इक्वल 0। यहाँ से
यहाँ तो अब रोज फर्क आ गई है, रोज तो सेम नहीं आनी चाहिए थी। तो डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है। डिटर्मिनेंट जीरो आ गया। एक्चुअली कॉलम्स देखें कितने सिमिलर हैं, यानी क्या ये जो कॉलम्स हैं ये एक दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, एक दूसरे के स्केल्ड वर्जन है कि नहीं है। हाँ सर। कैसे? नेगेटिव से -1 से मल्टीप्लाई किया। हाँ, अगर कॉलम 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कॉलम 2 आ जाएगा, एंड वाइस वर्सा। सो द कॉलम्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर कॉलम्स लीनियरली डिपेंडेंट है तो हमने लास्ट टाइम देखा था रैंक 0 होगा, डिटर्मिनेंट 0 होगा, इन्वर्टिबल नहीं होंगे एंड सो ऑन। रैंक 0 नहीं, रैंक लेस देन 2 होगा। ओके, तो इधर से जो सिचुएशन आती है वो आएगी कि पहली इक्वेशन आएगी 3 टाइम्स v1 माइनस 3 टाइम्स v2 इक्वल 0। दूसरी इक्वेशन आ जाएगी -2 टाइम्स v1 प्लस 2 टाइम्स v2 इक्वल 0। ये दोनों ही असल में एक ही बात कह रही हैं, ये दोनों असल में तो कह रही हैं कि v1 और v2 बराबर है। ठीक है, एक ही इक्वेशन है असल में। ठीक है, और अगर ये बराबर हैं तो मैं किसी एक को फ्री वेरिएबल रख लेता हूँ। तो अगर v1 को 1 सेट कर दूं तो v2 भी 1 ही आएगा, v2 को 2 सेट कर दूं तो v2 भी 2 ही आएगा। दिस विल बी द बेसिस फॉर द आइगन स्पेस कॉरस्पॉन्डिंग टू, बेसिस फॉर द आइगन वेक्टर की स्पेस कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स 2 वाली जो आइगन वैल्यू है, वो ये 1 1 वाला वेक्टर। कोई सवाल? लेट्स कंसिडर द फॉलोइंग कि जब आइगन स्पेस जब हम कहते हैं, जब आप कहते हैं m इंटू वी इक्वल्स लैम्डा टाइम्स v, तो यानी v एक आइगन वेक्टर है विद आइगन वैल्यू लैम्डा। लेट्स से मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड्स पे k से मल्टीप्लाई कर दूं, इजाज़त है ये करने की, है ना? कोई गलत तो नहीं करूंगा, मैं दोनों साइड्स को k से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, स्केलर है k। ठीक है, बस। और अपना आप माइक बंद कर सकते हैं, देखो बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। और अगर मैं इस तरह मल्टीप्लाई कर दूं तो ये k जो स्केलर है इसको मैं अंदर ले आता हूँ, यानी k इंटू एम टाइम्स v इक्वल्स k इंटू लैम्डा टाइम्स v। और इस स्केलर को इनफैक्ट मैं और अंदर भी ला सकता हूँ, k टाइम्स m है तो, और वो v से मल्टीप्लाई हो रहा है तो m इंटू k टाइम्स v इस तरह भी लिख सकता हूँ, इक्वल्स लैम्डा इंटू k टाइम्स v, राइट? उमर ये सही लिखा है कि नहीं मैंने? ओके, इससे उमर पता क्या लगा कि इस पहली इक्वेशन का जुमला क्या था? पहली इक्वेशन से जुमला क्या बोलते थे हम? जी उमर, पहली इक्वेशन की उर्दू या इंग्लिश क्या थी? नहीं नहीं नहीं, ये जुमला रिफाइन करें। जब किसी मैट्रिक्स को आइगन वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, v यहाँ पे आइगन वेक्टर है, ये तो ओके परफेक्ट, और वो उसी डायरेक्शन में होता है, बस स्केल हुआ होता है ना?
परफेक्ट। इसी जुमले को अब जरा आखिरी इक्वेशन पे ले आए। यहाँ पे क्या हुआ, इधर से तो पहली इक्वेशन से पता लगा था कि v आइगन वेक्टर है, इधर से क्या पता लगा आखिरी इक्वेशन से? तो लैम्डा टाइम्स के टाइम वेक्टर को स्केल करता है। अच्छा, इस वेक्टर को अगर मैं इसका कोई नाम रख दूं, y रख देता हूँ, यहाँ भी y ही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास ये सिचुएशन आ गई है। ये सिचुएशन क्या इम्प्लाई करती है कि y क्या है? तो तो उसको आइगन वेक्टर कहना पड़ेगा। देखिए, डेफिनेशन फॉलो करें, इतने मुश्किल सवाल नहीं है। अगर y m से मल्टीप्लाई होने के बाद सिर्फ स्केल हो रहा है तो आपको y को आइगन वेक्टर कहना पड़ेगा, लेकिन आइगन वेक्टर तो v था, ये y भी आइगन वेक्टर आ गया, which means कि if v is an eigenvector of m, then k times v is also an eigenvector of m। यानी, और ये जो k टाइम्स v है, k तो कोई भी स्केलर हो सकता है, k टाइम्स v एक आपको पूरी स्पेस दे देगा। ये आइगन स्पेस आ गई है क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है v की, तो इसको आइगन स्पेस कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर v। ठीक है, इस स्पेस के अंदर सारे वेक्टर्स आप उठा लें, वो आइगन वेक्टर वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए हम आइगन स्पेस की बात करें। कोई सवाल? सर जी, सर ये v1 is equal to v2 कैसे है? v1 इक्वल्स v2 कैसे है? ये इस इक्वेशन से देख लें आप, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, ये दो जो इक्वेशन लिखी हुई थी, इस सिस्टम को सॉल्व करें, क्या आंसर आता है? सर v1 plus v2 सॉरी v1 minus v2 और नीचे आएगा v1 minus v2। ठीक है सर, समझ आ रहा है। ओके, और कोई सवाल जी, कोई कंफ्यूजन? सो लेट अस समराइज कि ये जो हमने मैट्रिक्स M लिया था, लेट्स गो बैक, ये जो मैट्रिक्स M लिया था हमने -1 3 2 0, इसके हमने दो आइगन वैल्यूज निकाली, लैम्डा इक्वल्स 2 एंड लैम्डा इक्वल्स -3। फिर हमने लैम्डा इक्वल्स 2 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाला, और फिर लैम्डा इक्वल्स -3 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाला। लैम्डा इक्वल्स 2 के लिए जो आइगन वेक्टर निकला था वो 1 माइनस और -2/3 था, और लैम्डा इक्वल्स -3 के लिए आइगन वेक्टर ये वाला था, और लैम्डा इक्वल्स 2 के लिए आइगन वेक्टर 1,1 आया। Let's draw these two vectors. Let's summarize this information. ठीक है? Let me draw them here. एक मेरा आइगन वेक्टर था 1 और -2/3, यानी एक मेरा ये आइगन वेक्टर था, और दूसरा मेरा आइगन वेक्टर था 1 1। ठीक है,
दिस वाज द आइगन वेक्टर, सॉरी रेड वाला था 1 और -2/3, and this corresponded to eigenvalue lambda equals -3, और जो दूसरा आइगन वेक्टर लैम्डा इक्वल्स 2 के लिए निकला था वो था 1 1, corresponding to lambda equals 2. ये मैं आप लोगों, क्या आप लोग, अब आप लोग एक काम करें, आप m इंटू 1 जरा करें और मुझे आंसर बताएं। m को मल्टीप्लाई करें 1 से। m मैट्रिक्स आपने लिखा हुआ अपने पास, m ये था -1, ये लिख लें अपने पास, -1 3 2 और 0, दैट्स m। -1 3 2 एंड 0, m को लिख लें और m को मल्टीप्लाई करें आइगन वेक्टर 1 से और मुझे आंसर बता दें। एनीवन? m इंटू 1 का आंसर क्या है? 2 आ रहा है। ग्रेट। सो m इंटू 1 का आंसर आया 2 2। सो m इंटू 1 का आंसर आया 2 2, और m इंटू 1 माइनस 2/3, ये जो रेड आइगन वेक्टर था, इसके साथ मल्टीप्लाई करें m इंटू 1 माइनस 2/3, इसका आंसर बताएं। -3 और 2 आ रहा है। ओके, लेट्स, इसका आंसर आ रहा है माइनस, दोबारा बताएं, माइनस, सर -3 और 2। सो -3 इधर और 2 इधर। ओके, यानी वो इस किस्म का वेक्टर। ओके, ग्रेट। सो एक ये वाला पॉइंट आया है और एक ब्लू में ये वाला पॉइंट आया है। सो यू हैव सीन, ये वेरीफाई कर लिया आपने असल में कि m ने इस आइगन वेक्टर 1 1 को, ब्लू वाले को, रोटेट नहीं किया, उसी डायरेक्शन में रखा है और स्केल कर दिया है 2 से, यानी 2 टाइम्स 1 1, और 2 क्या था, वही आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स 2, यही होना चाहिए था कि इस आइगन वेक्टर को m 2 से स्केल करेगा, वही हुआ। और ये जो रेड आइगन वेक्टर है, इसको क्योंकि ये लैम्डा इक्वल्स -3 को कॉरस्पॉन्ड करता है, इसको स्केल करेगा, यानी डायरेक्शन यही रहेगी, और ये स्केल हो जाएगा -3 से, वही हुआ। ये जो पॉइंट आपने निकाला, ये पॉइंट आपने मुझे कहा कि ये था -3,2, ये तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू -3 टाइम्स 1 and -2/3।
यानी वही ओरिजिनल रेड वेक्टर को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आंसर आ जाएगा। सो वेरीफाई हो गया कि ये आइगन वेक्टर्स सिर्फ स्केल होते हैं, कितना, जितनी इनकी आइगन वैल्यूज हैं। तो ये फिगर भी यही बता रही है। इधर कोई सवाल? और जो हमने नई टर्म सीखी थी आइगन बेसिस, तो वो आइगन बेसिस ये हैं कि ये जो पहली लाइन आपको नजर आ रही है L1, ये एक्चुअली इन्फिनिटली लंबी लाइन है। दिस लाइन इज द आइगन बेसिस। इस लाइन पे सारे पॉइंट्स आइगन वेक्टर्स होंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स 2, ठीक है। आइगन बेसिस फॉर लैम्डा इक्वल्स 2, और ये जो दूसरी लाइन है L2, इसके ऊपर तमाम पॉइंट्स आइगन वेक्टर्स कहलाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स -3, ठीक है। तो जिनको आप आइगन वेक्टर कहते हैं, आइगन वेक्टर तो 2 निकले हैं। हर आइगन वेक्टर जो एक एक निकला है, हर आइगन वेक्टर किसी आइगन बेसिस का बेस वेक्टर है, बेसिस वेक्टर है, ठीक है। आइगन स्पेस का, ओ मैं बेसिस कह दिया, आई शुड हैव सेड आइगन स्पेस, आई शुड सेड आइगन स्पेस, मैंने गलत टर्म यूज कर दी। बेसिस तो वो वेक्टर V है, आइगन स्पेस कहना चाहिए। इस स्पेस में यानी इन लाइंस पे लाई करने वाले तमाम वेक्टर्स आइगन वेक्टर्स हैं। कोई सवाल जी? ओके, ये सारे जी ओके। ये सारा कुछ वही पिछली स्लाइड की समरी है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं क्विकली। ये आप लोग वेरीफाई करें, यानी डू दिस ऑन अ पीस ऑफ पेपर। आपके पास मैट्रिक्स M है, 0 0 -2 1 2 1 1 0 3। पहले तो सिर्फ ये वेरीफाई करें कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, या इस मैंने गलत लिखा हुआ है, आई शुड से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्योंकि मैंने इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो ये बनेगी, और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये लेफ्ट हैंड साइड थी। ये वेरीफाई करें जी। हाउ विल वी स्टार्ट? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती क्या थी? लैम्डा इनटू आइडेंटिटी और उसका डिटर्मिनेंट, यस, यानी इस मैट्रिक्स, ये जो नया मैट्रिक्स बनाया है लैम्डा I माइनस M, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। इसको इक्वल टू 0 सेट कर दें तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। एंड दिस कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट, जिसके अंदर लैम्डा I माइनस M, वो लैम्डा I का मतलब है कि मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल्स पे लैम्डा पड़ा है, बाकी हर जगह 0 पड़ा है, और यहाँ पे माइनस M है। सो ऑल आई नीड टू डू इज, पहले मैं माइनस M लिख लेता हूँ। सो माइनस M में यहाँ पे -0 होगा, इधर भी -0 होगा, इधर 2 होगा, मैं माइनस M लिख रहा हूँ। यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे -1 होगा, इधर -1 होगा, यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे -3 होगा। ऑल I've done so far is कि मैंने -M लिखा है। ये जो -M मैंने लिख लिया है, इसमें अब
प्लस कर देता हूँ लैम्डा इंटू आई, और लैम्डा इंटू आई सिर्फ डायगोनल्स पे लैम्डा पड़ा है, यानी एक यहाँ पे प्लस लैम्डा हो जाएगा, एक यहाँ पे प्लस लैम्डा हो जाएगा, और एक यहाँ पे प्लस लैम्डा हो जाएगा। और फिर डिटर्मिनेंट यहाँ पे आप मेरे साथ हैं यहाँ तक आप लोग? हारिस के अलावा कोई जवाब दे। ओके। और इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालूं? कौन सी रो चूज करूं या कौन सा कॉलम चूज करूं डिटर्मिनेंट निकालने के लिए? सेकंड कॉलम में 2 जीरोज हैं, तो लेट्स चूज द सेकंड कॉलम। तो बताएं जी, आप मुझे लिखवाएं फिर क्या लिखूं? सर लैम्डा माइनस 2 इनटू लैम्डा माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1। यानी आप कह रहे हैं कि ये दो तो जीरोस थे, तो इनके तो कोफैक्टर्स कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लैम्डा माइनस 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर जो है वो कंप्यूट करना है। लेकिन इसमें वो जो -1 से मल्टीप्लाई होना है कि +1 से? सर +1 क्योंकि ये रो 2 कॉलम 2 है ना, यस तो 2 + 2 is 4 which is even, so -1 to the power 4 होगा, which will be 1. So the determinant would be lambda minus 2 multiplied by जो भी वो रहता था उसका डिटर्मिनेंट, जो रहता था वो बनेगा लैम्डा, यानी ये वाली टर्म जो ऊपर थी 0 + लैम्डा वाली, और फिर ये 2 वाली टर्म, क्योंकि मैंने सेकंड रो और सेकंड कॉलम बार फेंक दिया। सेकंड रो और सेकंड कॉलम बार फेंकने के बाद यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे लैम्डा -3। अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ मुझे बता दीजिएगा। एंड दिस इम्प्लाइज कि लैम्डा -2 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं, दिस विल बी लैम्डा इंटू लैम्डा -3 -2 यानी +2 इक्वल्स 0। ठीक है। How do we simplify this? चलिए लिखते रहते हैं। So you will get lambda -2 into lambda square -3 lambda plus 2 equals 0. And you can write this one as lambda -2 into lambda square minus 2 lambda minus lambda plus 2 equals 0. And you can write this as lambda -2 into lambda -2 minus 1 into lambda -2 equals 0, which implies lambda -2 into lambda -1 into lambda -2 equals 0, which implies lambda -1 into lambda -2 square equals 0, which will imply कि जो आइगन वैल्यूज हैं वो आइगन वैल्यूज होंगी लैम्डा इक्वल्स 1 एंड लैम्डा इक्वल्स 2। लेकिन ये लैम्डा इक्वल्स 2 वाली जो आइगन वैल्यू है, चूंकि इसके पॉलिनोमियल में यहाँ पे लैम्डा -2 स्क्वायर था, यानी लैम्डा -2 2 दफ़ा आ रहा है, तो आंसर तो दोनों दफ़ा लैम्डा इक्वल्स 2 ही निकला है, लेकिन 2 दफ़ा निकलेगा, क्योंकि ये
3/3 का मैट्रिक्स था, M was a 3/3 मैट्रिक्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो आया है ये डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है। इसके 3 रूट्स होने हैं। एक रूट इसका 1 है विद मल्टीप्लिसिटी 1, और दूसरा रूट इसका 2 है, और तीसरा रूट भी 2 है। यानी लैम्डा इक्वल्स 2 जो रूट है उसे कहेंगे कि इट्स लैम्डा इक्वल्स 2, इट्स अ रूट ऑफ 2 विद मल्टीप्लिसिटी 2, क्योंकि ये 2 दफा है, जितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है जी। और चूंकि इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है, इसका मतलब है कि लैम्डा इक्वल्स 2 जो आइगन वैल्यू आई है इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 आइगन वेक्टर्स होंगे। ये जो लैम्डा इक्वल्स 2 आया है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 आइगन वेक्टर्स होंगे। वो वाले 2 आइगन वेक्टर्स ढूंढने की कोशिश कर लें हम। लेट्स फाइंड द आइगन वेक्टर्स नाउ। Let's find the eigenvectors. आइगनवेक्टर कैसे ढूंढते हैं? आइगनवेक्टर इक्वेशन लिख के, यानी फॉर लैम्डा इक्वल्स 2 lambda I minus m multiplied by v should be equal to 0 vector, जिसका मतलब है अब मैं 2 लैम्डा को 2 रखता हूँ, सो यानी ये जो मैट्रिक्स मैंने पहले लिखा था इसी को ले आता हूँ, यानी मेरे पास आई और लैम्डा को 2 रख देता हूँ, यानी 0 + 2 2 0 2 और -1 2 - 2 0 -1 -1 0 2 - 3 -1, ये मेरा मैट्रिक्स आ गया। और अगर v आइगन वेक्टर है तो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होके 0 वेक्टर देगा वो। इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स का नल वेक्टर v है। इधर से वैसे ही काफ़ी क्लियरली पता लग रहा है, इसकी आखिरी 2 रोज जो हैं वो तो सेम है, बिल्कुल सेम है आखिरी 2 रोज, और जो पहली रो है वो भी असल में सेम बात कर रही है, यानी तीनों रोज ये कह रही हैं, तीनों रोज असल में एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और वो इक्वेशन ये है। चलिए मैं पहले वाली की टर्म्स में लिख देता हूँ, 2 times v1 plus 0 times v2 plus 2 times v3 equals 0। तीनों इक्वेशंस ये बात कर रही हैं, यानी असल में हमें पास सिर्फ एक इक्वेशन है, which means के really what we have here is v1 should be equal to minus v3 and we don't care कि v2 किधर उसकी वैल्यू क्या है। या सो एक ये सोल्यूशन। यहां तक आप लोग मेरे साथ हैं कि नहीं? Yes. मैंने मल्टीप्लाई किया है मैट्रिक्स इनटू वेक्टर,
यहाँ जिसको आप v कह रहे हैं ये v1 v2 और v3 लिखे, 3 नंबर्स हैं इसके अंदर, v1 v2 v3। आप इस मैट्रिक्स को v1 v2 v3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये इक्वेशन नहीं आ जाएगी? मतलब इस तरह की 3 इक्वेशंस आएंगी। मैंने सिर्फ पहली रो इंटू वी की है, और जो बाकी दोनों रो से इक्वेशंस आनी है वो भी असल में यही वाली आ जानी है। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन आ जानी है, ठीक है। इनफैक्ट हमें असल में इस तरह से नहीं देखना चाहिए, हमें इस तरह से देखना चाहिए। v1 इक्वल्स यानी अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि v यानी मैं वेट सेकंड, लेट मी डिसाइड कि मैंने फ्री वेरिएबल किसको रखना है। x2 v2 और v3 को फ्री रख देते हैं। यानी इट्स वेरी इजी टू सी कि जब आप इसकी रो एशेलॉन फॉर्म करेंगे, इसकी जब रो एशेलॉन फॉर्म कंप्यूट करेंगे तो उसके अंदर ये आखिरी 2 रोज हैं ये 0 आएंगी, और बस एक रो कुछ आएगी रो एशेलॉन फॉर्म में, ठीक है। विच मीन्स कि इसमें 2 फ्री वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। और वो इस इक्वेशन को रीअरेंज करके भी पता लग रहा है कि 2 फ्री वेरिएबल्स होंगे। यानी v1 को लिख लेते हैं, v1 विल बी इक्वल टू 0 टाइम्स v2 माइनस 1 टाइम्स v3, ठीक है। यानी अगर मैं v3 की वैल्यू रख दूं, अगर मैं v3 की वैल्यू रख दूं, कोई वैल्यू रख दूं s, और v2 की कोई भी वैल्यू रख दूं t, v1 का जो आंसर है वो आएगा माइनस s, ये आंसर आ जाएगा। और अगर आप इस तरह से बना हुआ कोई वेक्टर लें माइनस s t और s, और इस वेक्टर को m से मल्टीप्लाई कर दें, ये वेक्टर सिर्फ स्केल होगा, यानी ये आइगन वेक्टर होगा, ठीक है। और इस आइगन वेक्टर को बनाने, यानी आप s की कोई वैल्यू रख लेना, s को 1 रख दें, t को 0 कर दें। जस्ट फॉर रेफरेंस आप अपने टू कन्विंस योरसेल्फ, s को 1 रखते हैं, t को 0 रखते हैं, s को कुछ भी रख दें, ये तो आसान नंबर से ना 1 0, इनको उल्टा कर दें, s को 0 कर दें, t को 1 कर दें, कुछ भी कर दें आप, ठीक है। s को 0 और t को 1 करने से ठीक है, जो मर्जी रख लें। ये जो वेक्टर आएगा दिस विल बी एन आइगन वेक्टर, ये वेरीफाई कर लीजिएगा, ये सिर्फ स्केल होगा m से मल्टीप्लाई होने के बाद। लेकिन जो क्रूशल बात है वो ये है, लेट्स लुक एट दिस वेक्टर माइनस s t एंड s। Can I write this as the as follows? Minus s multiplied by minus 1 0 1 plus t multiplied by 0 1 0। ये मुझे आप लोग बता दें कि क्या ये बात मैंने सही लिखी है? Anyone? और ये मैं कह रहा था कि ये जो वेक्टर है ये तो मेरा आइगन वेक्टर था, और मेरा आइगन वेक्टर असल में बन रहा है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन of 2 vectors
-1 0 1 एंड 0 1 0, और वो वेक्टर्स आप देख लें -1 0 1 और 0 1 0, ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, इनकी डायरेक्शंस फर्क है, एक वेक्टर को स्केल करके दूसरा नहीं बन सकता जो मर्जी कर ले। तो ये दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स थे जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं ये V बना सकता हूँ, विच मीन्स कि अगर V वाली स्पेस दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से बन रही है तो इस स्पेस की डिमेंशनैलिटी 2 है, ये 2 डिमेंशनल स्पेस है। ये जो आइगन वेक्टर्स बनते हैं -s t s वाले, ये 2 डिमेंशनल स्पेस से बन रहे हैं। यानी ये आखिरी वाली बात कि आइगन स्पेस यानी ये वाले v वेक्टर्स -s t और s कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स 2 वाली आइगन वैल्यू, ये आइगन स्पेस 2 डिमेंशनल है, और इस 2 डिमेंशनल स्पेस के जो बेसिस वेक्टर्स हैं, असल में इस 2 डिमेंशनल स्पेस के जो बेसिस वेक्टर्स हैं वो हैं, यहां मैं दोनों लिख देता हूं, एक आइगन वेक्टर, एक उस आइगन स्पेस का बेसिस वेक्टर -1 0 1 है और दूसरा उस स्पेस का बेसिस वेक्टर 0 1 0 है। ये हैं आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग, ये हैं 2 आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स 2, आइगन वेक्टर्स 2 कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स 2, वो ये 2 है। यहां तक कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? तो आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमने जो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की जो बेसिस कवर करनी थी, बिल्कुल हमने सब कुछ पढ़ लिया है। आइगन वेक्टर होता क्या है हमने कर लिया, आइगन वैल्यू क्या होती है हमने कर लिया, आइगन वैल्यू कंप्यूट कैसे करते हैं हमने कर लिया, आइगन वेक्टर्स कंप्यूट कैसे करते हैं हमने कर लिया, और आइगन वैल्यूज जो है वो रूट्स होती हैं पॉलिनोमियल की, और पॉलिनोमियल की रूट्स रिपीट भी हो सकती हैं। तो जब आइगन वैल्यूज रिपीट होती हैं तब आइगन वेक्टर कैसे निकालना है ये भी हमने कर लिया। ठीक है, सो जो असल चीज़ें थी आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स वो हमने कर ली। अब इनकी थोड़े से हम फ़ायदा उठाते हैं अब। ठीक है, तो अभी जो सीक्वेंस ऑफ स्लाइड्स है वो बिल्ड कर रही है एक फ़ायदे की तरफ, आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज के फ़ायदे की तरफ बिल्ड कर रही है। सबसे पहले देख लेते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ट्रायंगुलर मैट्रिसेस आपको पता है कि डायगोनल के ऊपर या सारे ज़ीरो होंगे या डायगोनल के नीचे सारे ज़ीरो होंगे। जो नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं वो डायगोनल वाली होंगी और या डायगोनल के ऊपर या डायगोनल के नीचे। तो लोअर, अपर और इवन डायगोनल मैट्रिक्स भी आप उसको भी ट्रायंगुलर कह सकते हैं। किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो उसके जो मेन डायगोनल पे एंट्रीज पड़ी हैं वो ही होती हैं। अगर आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं तो ये जो डायगोनल पे एंट्रीज पड़ी हैं ये आइगन वैल्यूज भी हैं। यानी आपका जो ओरिजिनल मैट्रिक्स M है अगर वो ट्रायंगुलर है तो उसके डायगोनल पे जो वैल्यूज पड़ी हैं वो आइगन वैल्यूज ही हैं। चाहे आप अपर ट्रायंगुलर हो, चाहे आप लोअर ट्रायंगुलर हो, चाहे आप डायगोनल हो, डायगोनल वाली एंट्रीज आर दी आइगन वैल्यूज। ओके, इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है कि लेट्स कंसिडर दिस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है।
ABC 0 DE 00 F। इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जरा निकालें। कैसे निकलेगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल? एनीवन? lambda into identity minus और डिटर्मिनेंट भी है ना? ओके, सो लैम्डा इंटू आइडेंटिटी माइनस, ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा माइनस ए, यहाँ पे आ जाएगा बी, यहाँ पे आ जाएगा सी, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा माइनस, ओ वेट, माइनस बी आएगा, माइनस बी एंड माइनस सी, है ना? क्योंकि माइनस एम होता है। सो 0 लैम्डा माइनस डी और माइनस ई, और तीसरी रो पे आ जाएगा 0 0 और लैम्डा माइनस एफ, और इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट क्या आता है? कौन सी रो या कॉलम ले लूँ? फर्स्ट कॉलम ले लेते हैं। फर्स्ट कॉलम का मतलब है कि लैम्डा इंटू माइनस ए, सॉरी लैम्डा माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय इस 2/2 का डिटर्मिनेंट, विच विल बी लैम्डा माइनस डी इंटू लैम्डा माइनस एफ माइनस 0, है ना? यानी ये जो अगले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है ये होगा लैम्डा माइनस डी इंटू लैम्डा माइनस एफ माइनस ई इंटू 0, विच इज 0। So the answer is lambda minus a into lambda minus d into lambda minus f। ये तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल की रूट्स क्या होंगी? जब इक्वेशन बनाएंगे इक्वल टू 0 सेट करेंगे। यप, और डायगोनल की एंट्रीज क्या है? डायगोनल पे एंट्रीज क्या पड़ी है? तो प्रूव हो गया, राइट? और ये मैं लोअर ट्रायंगल अपर के लिए किया है, लोअर पे भी सेम सिचुएशन होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होता उस पे भी सेम सिचुएशन। सो दैट्स द प्रूफ। कोई सवाल? आगे चलें। ओके, हमने अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज देख ली कि वो डायगोनल वाली एंट्रीज होती है। ये पहली चीज थी। अब दूसरी चीज, आप दो स्क्वायर मैट्रिसेस ले लें n बाय n। एक मैट्रिक्स है A और दूसरा मैट्रिक्स है P, सेम साइज n बाय n, और मैं ये कह रहा हूं कि P इन्वर्टिबल है। ठीक है, मैं इस अजम्पशन के साथ चलता हूँ। मैंने दो मैट्रिसेस लिए, एक A था स्क्वायर, उसी साइज का एक मैट्रिक्स था P और वो इन्वर्टिबल था। ठीक है, अब आप A को अगर P से मल्टीप्लाई कर दें, साइज क्या होगा? आंसर का साइज क्या होगा? A n बाय n था, P भी n बाय n। A इंटू P का साइज क्या होगा? ये भी उसी साइज का होगा। क्या ये मैट्रिक्स A के बराबर होगा? क्या ये मैट्रिक्स A के बराबर होगा? A के बराबर कब हो सकता है ये? अगर P आइडेंटिटी है तो, अगर तो P आइडेंटिटी नहीं है, जनरल मैट्रिक्स है कोई, तो ये बात तो हम सेफली अस्यूम कर लें कि A इंटू P जो है ये फिर कोई और नया मैट्रिक्स आ गया। अगर P आइडेंटिटी नहीं है
बिल्कुल फ्रीडम दिया है हमने पी को, कुछ भी हो सकते हो तुम, बस इन्वर्टेबल होना ज़रूरी है। तो ए इंटू पी जो है ये कोई भी मैट्रिक्स आ गया, ए नहीं है अब। और फिर मैं ये करता हूँ कि मैं पी इनवर्स से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब साइज क्या होगा? n by n ही होगा सर। फिर से n बाय n ही होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो गया। ग्रेट। ये जो मैट्रिक्स आया है ना अब मेरे पास P इनवर्स AP, ठीक है, ये कोई नया मैट्रिक्स आ गया है n बाय n का, इसका मैं नाम रखने लगा हूं B, ठीक है। ये आया कैसे था? मैं A से शुरू हुआ था, ए को मैंने राइट पे पी से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर लेफ्ट पे पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो भी आंसर आया उसको मैंने कह दिया बी। यानी बी कैसे आया? बी ऐसे आया है, ए को मैंने ट्रांसफॉर्म किया है। ए हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड वाया पी एंड पी इनवर्स इन अ वेरी स्पेशल वे टू गेट बी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो ख़ास तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन की थी हमने कि ए को राइट पे किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और लेफ्ट पे उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ट्रांसफॉर्मेशंस कई हो सकती थी। मैं ये भी तो कर सकता था ए प्लस पी, ऐसी कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर देता, या मेरी ट्रांसफॉर्मेशन होती ए प्लस 2 टाइम्स पी। ये मतलब देयर कुड बी इन मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं एक बड़ी ख़ास ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ कि आप ए को राइट पे किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें और लेफ्ट पे उसी मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। इस ट्रांसफॉर्मेशन का एक ख़ास नाम है, इसे कहते हैं सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अगली स्लाइड पे क्लियर कर लेते हैं कि सिमिलैरिटी क्यों कह रहे हैं, ठीक है। और जो रिजल्ट आया उसको मैं बी कह रहा हूँ। अगर बी इज ऑब्टेन्ड वाया सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए, तो फिर आप कहेंगे कि जो ए और ट्रांसफॉर्म होने के बाद बी, ये सिमिलर मैट्रिसेस हैं, दे आर नॉट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल फर्क चीज़ है, सिमिलर इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिकल। ए में फर्क नंबर्स पढ़े, बी में फर्क नंबर्स पढ़े, तो आइडेंटिकल तो ये नहीं है, लेकिन ये सिमिलर मैट्रिसेस हैं। व्हाई डू वी कॉल देम सिमिलर? सिमिलर इसलिए कहते हैं कि ये जो ए मैट्रिक्स था और ये जो बी मैट्रिक्स था, जो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करके आया था, इन दोनों के डिटर्मिनेंट सेम होगा। डिटर्मिनेंट अगर आप ए का निकाल लें या डिटर्मिनेंट बी का निकाल लें, सेम होंगे, ठीक है। अगर ए इन्वर्टेबल है तो बी भी इन्वर्टेबल होगा, अगर बी इन्वर्टेबल है तो ए इन्वर्टेबल होगा, ठीक है। यानी इन्वर्टिबिलिटी भी इनकी एक ही है। जो रैंक ए का है वही रैंक बी का होगा। यानी जितनी ए में लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, उतने ही बी के लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज होंगे, विच इज इक्वल टू लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स। जो नलिटी है, यानी जितनी रो एशलॉन फॉर्म में 0 रोज आ जाती है ए के लिए, उतनी ही 0 रोज आएंगी बी की रो एशलॉन फॉर्म में, या नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कह दें, या नंबर ऑफ डिपेंडेंट रोज जितनी ए में है और नंबर ऑफ डिपेंडेंट कॉलम्स, उतनी ही नंबर ऑफ डिपेंडेंट रोज बी में होंगी, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिपेंडेंट कॉलम्स। जो ट्रेस होगा, यानी डायगोनल की वैल्यूज का सम, जो ट्रेस ए का होगा वही ट्रेस बी का होगा। जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अभी हमने निकालना सीखा था ए का बनेगा, वही पॉलिनोमियल बी का होगा, विच मीन्स कि जो आइगन वैल्यूज ए की हैं वही आइगन वैल्यूज बी की होंगी।
और आइगन वैल्यूज ही डिटर्मिन करती हैं कि आइगन स्पेस की डिमेंशन क्या है। तो जो आइगन स्पेस की डिमेंशन ए की होगी वही बी की होगी। नाउ नोटिस कि मैंने आइगन वेक्टर्स नहीं कहा कि सेम होंगे, ठीक है। आइगन वेक्टर्स का सेम होना जरूरी नहीं है एज फार एज आई नो। ओके, तो चूंकि ये जो ए मैट्रिक्स और ये ख़ास तरीके से ट्रांसफॉर्म होके आने वाला बी मैट्रिक्स, चूंकि इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, डिटर्मिनेंट सेम, इन्वर्टिबिलिटी सेम, रैंक सेम, नलिटी सेम, ट्रेस सेम, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम, आइगन वैल्यूज सेम, आइगन स्पेस की डिमेंशन सेम, इसलिए इन दो मैट्रिसेस को सिमिलर मैट्रिसेस कह देते हैं, क्योंकि इनके नंबर्स फ़र्क है। तो नंबर्स के हिसाब से तो आइडेंटिकल नहीं है, फ़र्क है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ये बहुत सिमिलर मैट्रिसेस है। कोई सवाल? सर नंबर से कैसे हटा देते हैं? सर नंबर से कैसे हटा देते हैं? मतलब उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नहीं, आइडेंटिटी से नहीं कर रहे हैं। पी इनवर्स इंटू पी कभी किया भी नहीं है। पी इनवर्स इंटू पी आइडेंटिटी होता है, लेकिन हम तो ये नहीं कर रहे हैं। हम तो कर रहे हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो बीच में ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये तो आइडेंटिटी होना कहीं से भी गारंटीड नहीं है। आप कहना चाह रहे हैं कि एक यहाँ पे मल्टीप्लाई करें पी से और इस लेफ्ट साइड पे इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो सारा इफेक्ट खत्म हो जाएगा, पी का इफेक्ट खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। पी का इफेक्ट ऐसे खत्म हो सकता है, अगर आपने पी का इफेक्ट खत्म करना है तो फौरन पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, ये पी का इफेक्ट खत्म करता है, लेकिन नॉट दिस। ओके, अब हमने दो बातें करनी है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डायगोनल पे जो एंट्रीज पड़ी वो आइगन वैल्यूज होती हैं उसकी। दूसरी बात कि आप सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, पी से मल्टीप्लाई करें राइट पे, पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट पे, तो ये ए की सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। फाइन। अब अगली बात पे जाते हैं, अब असल बात पे जाते हैं जिसकी तरफ हम बिल्ड कर रहे थे। हमने डायगोनल मैट्रिसेस देखे हुए, और डायगोनल मैट्रिसेस बहुत कन्वीनियंट होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स इज इजीली इन्वर्टिबल, यानी डायगोनल एंट्रीज का रेसिप्रोकल ले लें, d11 पावर इनवर्स, dnn पावर -1, रेसिप्रोकल ले लें तो डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स आ जाता है। हमने ये भी देख लिया अभी थोड़ी देर पहले कि जो आइगन वैल्यूज हैं वो ये डायगोनल की एंट्रीज ही हैं, ठीक है, आइगन वैल्यूज डायगोनल एंट्रीज ही हैं, तो ये भी देख लिया। फिर हमने शुरू के लेक्चर में एक देखा था कि डायगोनल मैट्रिक्स की जो पावर है, kth पावर, वो डायगोनल एंट्रीज की ही kth पावर ले लिया, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। मैट्रिक्स की kth पावर में तो मैट्रिक्स k दफ़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर अगर आप डायगोनल हैं तो फिर जस्ट टेक दी डायगोनल एंट्रीज स्केलर्स और उनकी पावर k ले लें, dnn पावर k। ये तो स्केलर्स की पावर्स ले रहे हैं, कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं करें। सो डायगोनल मैट्रिसेस आर रियली कन्वीनियंट। अब मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A n/n और एक और मैट्रिक्स है P जो कि इन्वर्टिबल है। लेट्स अस्यूम कि ये सिचुएशन है मेरे पास, ठीक है। अगर ये जो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो B मैट्रिक्स निकाला है हमने, P इनवर्स AP करके, अगर बिग इफ ओवर हियर, ठीक है, अगर ये B जो मैट्रिक्स है अगर ये डायगोनल आ जाता है, ठीक है, तो तब हम कहेंगे कि मैंने क्या किया, मैंने A को लिया, मैंने उसको किसी P से मल्टीप्लाई किया, मैंने उसको किसी P इनवर्स से मल्टीप्लाई किया,
तो जो आंसर आया है बी, वो डायगोनल मैट्रिक्स आ गया। मुझे इजाजत दें कि मैं उसको डी ही लिख देता हूँ, इसे बी नहीं लिख रहा, मैं उसको डी लिख रहा हूँ, इसे डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम कहेंगे कि ये जो ए मैट्रिक्स है, ये जो ओरिजिनल ए था, हम कहेंगे कि दिस ए कैन बी डायगोनलाइज्ड, यानी इट इज डायगोनलाइजेबल, यानी ए के ऊपर कोई ऐसी सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाई जा सकती है कि आप ए को ट्रांसफॉर्म करके ये कन्वीनियंट वाली दुनिया में आ जाए। ए को ट्रांसफॉर्म करके मैं लेट मी फिनिश द सेंटेंस। ए को मैं ट्रांसफॉर्म करके एक कन्वीनियंट दुनिया में आ जाता हूँ, और कन्वीनियंट दुनिया डायगोनल मैट्रिक्स की दुनिया है। अगर इसी मैंने यहाँ इफ लिखा हुआ था, इफ दिस इज पॉसिबल, तो हम कहेंगे कि ए इज डायगोनलाइजेबल, एंड वो कौन सा मैट्रिक्स है कि जो ए को डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देता है या ट्रांसफॉर्म कर देता है, वो मैट्रिक्स है पी। सो पी इज सेड टू डायगोनलाइज ए, ठीक है। और इस पूरी स्लाइड का जो कॉन्सिक्वेंस है वो ये निकलता है कि अगर ये इफ कंडीशन ट्रू है, यानी इफ ए कैन बी डायगोनलाइज्ड, यानी इफ ए इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो मैं ए की प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेंट, आइगन वैल्यूज, ट्रेस, रैंक, नलिटी, ए के बारे में बहुत सारे काम मैं ए में रह के नहीं करूंगा। मैं ए को ट्रांसफॉर्म कर दूंगा डायगोनल मैट्रिक्स पे, और डायगोनल मैट्रिक्स पे काम करना बहुत आसान है, और मैं इधर से कुछ प्रॉपर्टीज यूज करके ए के आंसर निकालना शुरू कर दूंगा। यानी सारा मकसद जो स्लाइड का वो ये है कि अब हम ए वाली दुनिया से उठ के एक डायगोनल मैट्रिसेस वाली दुनिया में जाएंगे। एज लॉन्ग एज हम इस तरीके से जा सकें कि जॉन से डी मैट्रिक्स पे गए हैं, अगर ए और डी अगर सिमिलर मैट्रिसेस हैं, अगर हैं, और सिमिलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको पता है, पिछली साइड पे हमने की थी, तो फिर डी की प्रॉपर्टीज और ए की प्रॉपर्टीज बराबर होंगी और उसका बड़ा फायदा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से फिर हम इंशाल्लाह अगली दफ़ा करेंगे। कोई सवाल जी?